साहित्य निधि में सुनिए वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी धर्म अधर्म। उर्मिला शिरीष एक हिंदी लेखक हैं। उनकी विभिन्न कहानियों का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में किया गया है। प्रस्तुत है उनकी कहानी धर्म अधर्म। सुबह 5 बजे उसका फ़ोन आ गया। दीदी, आज तुम्हारी गवाही है। हाँ, पर तुम इस समय फ़ोन क्यों कर रही हो? क्या बात है? मैंने पलकें मलते हुए कहा। मेरे सिर में भारीपन था, आंखें जल रही थीं और लग रहा था चारों तरफ से सिर कसा जा रहा हो। पिछले कई दिनों से मैं भारी मानसिक दबाव में जी रही थी, इसीलिए रात में मैंने नींद की गोली ली थी। दीदी, वो बार बार संबोधन को शेष वाक्य के साथ काट देती। क्या उसने फिर तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की है? दबाव डाल रहा होगा। दूसरी तरफ उसको चुप पाकर मैं समझ गई कि वो बेहद चिंतित तथा परेशान है। उसके चेहरे की एक एक मुद्रा मेरी आंखों के सामने आ जा रही थी। नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। तो फिर क्या बात है? यही एक मौका है जब वो रास्ते पर आ सकता है। यही वक्त है जब उसे एहसास करवाया जा सकता है कि परेशान करने का अंजाम क्या हो सकता है। अगर इस समय हम लोग पीछे हट गए तो वो सोचेगा कि कुछ भी कर लो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मूल्य नहीं है क्या? आखिर तुम्हारा दोष क्या है? उसकी पत्नी हो, यही ना? दीदी, तुम्हारी आज की गवाही से उन्हें सज़ा हो जाएगी। फिर क्या? होनी ही चाहिए। मैं तो हर हाल में चाहती हूँ। भूल गई तुम सब कुछ? जैसे ही उसको दबाने का मौका आता है तुम दीवार बनकर खड़ी हो जाती हो। तुम इंसान हो या? हमारे साथ उसने क्या क्या नहीं किया, पूरे परिवार के साथ। लेकिन सज़ा के बाद वो बदला लेगा। बच्चों का क्या होगा? हमारा क्या होगा? उसकी आवाज़ में भय, असहायता तथा अवसाद झलक रहा था। क्या होगा? इस नारकीय ज़िंदगी से मुक्त होकर 2 रोटी चैन से खा सकोगी, खुलकर सांस ले सकोगी? क्या इस कैद में तुम्हारा दम नहीं घुटता? देखो नीतू, उसकी साइड मत लो। दीदी, सब लोग क्या कहेंगे? सब लोग क्या कहेंगे? किसी को तुम्हारी तकलीफ़ की तब परवाह थी जब उसने डिलीवरी के बाद डॉक्टर के सामने चांटा मारा था, जब उसने इंडिया गेट पर थप्पड़ मार दिया था, तुम्हारा सिर दीवार से मार दिया था और 16 टाँके आए थे। 15 साल से खाने पीने से लेकर पहनने तक में सौतेला व्यवहार करता है। पेपर पढ़ नहीं सकती तुम, टीवी नहीं देख सकती, अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकती, बात नहीं कर सकती। तुम्हारी मार्कशीट जला दी। आखिर क्यों नीतू? क्या तुम इस लायक थी मेरी बच्ची? जब मैं सोचती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। फिर लोग तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे कि तुम इतने अत्याचार क्यों सहती रहीं। कोई कमजोरी होगी तुम में? कितनी बार उसने दोनों घरों में आकर तोड़फोड़ की, कितनी धमकियां, गालियां दी। हमारे बच्चे उस दहशत से आज तक नहीं उबर पाए। और मैं जोर जोर से फ़ोन पर उसे बातें सुनाई जा रही थी। गुस्से के मारे मेरा रोम रोम कांप रहा था। आवाज़ भर्रा उठी। नीतू, ये तुम्हारी भलाई के लिए होगा। समझने की कोशिश करो। तुम्हारे कष्टों का अंत तो होना ही चाहिए। कहते कहते मैं रो पड़ी। रोना मेरी कमज़ोरी है। जानती हूँ ज़्यादा बोलूँगी तो बिस्तर पर पड़ जाऊँगी। आजकल मुझे ज़रा भी तनाव बर्दाश्त नहीं होता है। लस्त पस्त पड़ जाती हूँ, जैसे देह में रक्त ही न बचा हो, एकदम निर्जीव सी। मैंने फ़ोन पटक दिया और छत पर चली गई। सुबह की शीतल उजास और धरती पर फैलती पवित्र धूप की हल्की सी ऊष्मा। गाढ़े हरे रंग के वृक्ष आंखों को अच्छे लग रहे थे। मैं तेज़ तेज़ चल रही थी। 1, 2, 4, 20, 100 और तेज़, पसीने से लथपथ। उसकी बातें भूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मन था कि वहीं जा खड़ा होता। उसने इतनी सुबह फ़ोन क्यों किया? रात 1 बजे जो घंटी बजी थी, क्या उसी ने बजाई थी? फिर रात 2:30 बजे भी फ़ोन बजा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उसे मारा पीटा हो, धमकियाँ दी हों? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, गहरे कुएं में गिरती बाल्टी से थर्राते पानी की कपकपाहट, मगर वो नपे तुले शब्दों में बात कर रही थी। मैंने नीचे उतरकर फ़ोन लगाना चाहा, पर यह सोचकर कि घंटी की आवाज़ सुनकर वो जाग जाएगा। देर तक मेरे हाथ में रिसीवर चिपका रहा। मेरा हाथ यकायक कांपने लगा। ये क्या मेरे भीतर भी भय उतरने लगा है?
मेरा मन अशांत हो उठा, एकाएक व्याकुल लगा भाग कर चली जाऊं उसके पास। होने को है क्या वो? एक आदमी, लंबा भरे शरीर का आदमी, जिसकी आंखों में दुष्टता झलकती रहती है। कौन विश्वास करेगा कि उसका पति एक पढ़ी लिखी लड़की को यूं मारता पीटता होगा। हम सब हर तरह से साधन संपन्न होने के बावजूद उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। क्षितिज में चिपकी रेखा की तरह है वो, जो रेखा होने का आभास करवा कर भी पकड़ में नहीं आती है। बस नाम भर के लिए वो बहन है। उससे मिलना, बात करना सब कुछ उस आदमी की मर्जी पर निर्भर करता है। कहीं उसने बांध कर तो नहीं रखा है। कई बार मैंने रिसीवर उठाया रखा। वो बोल रहा था, हेलो हेलो, बोलो कौन बोल रहा है। कैसे पता लगाया जाए, कैसे? मैं बेचैन हो नीचे उतर गई। जाकर सीधे उसी से बात करूंगी। नहीं, उससे बात नहीं करनी है। उसने बताया था कि एक रात शराब पीकर आया था। उसने विरोध किया तो चाकू से प्रहार करने लगा। वो छत पर टंकी में जा छुपी थी। फिर एक दिन मारने को दौड़ा तो उसने धक्का दिया था। घायल सांप की तरह फुफकारता वो उस पर इतनी जोर से झपटा था कि वो पूरी रात कमरे में बंद बनी रही थी। उन घोर निराशा के क्षणों में गले में फंदा लगा लिया था, आत्महत्या का कारण लिख दिया था। उस क्षण घबराया था वो। पहली बार उसने माफ़ी मांगी थी, क्योंकि तब भी उसे उम्मीद थी कि उसे विधायक के लिए टिकट मिल जाएगा और वो परेशान करके पैसा ले लेगा। एक बार शादी में परिवार वालों को देखकर वो झलबुन गया था। छोटा बेटा गोदी में था और 7 माह का शिशु गर्भ में। शराब पीकर वो बहक गया था, गालियां बकने लगा, पिस्तौल निकाल कर जान से मारने की धमकी देने लगा कि आज तेरे दोनों भाइयों और बाप को मारूंगा, तू दरवाज़ा खुलवाएगी। उसने गाड़ी की स्पीड धीमी होते ही गेट खोला, बच्चे को छाती से चिपकाया और दौड़ पड़ी थी घर की ओर। चप्पलें सड़क पर फेंक दी थीं और घर आकर ही सांस ली थी। दरवाज़ा बंद कर लो, हम देखते हैं। तब तक सास ससुर उसके पक्ष में थे। ये हमारे परिवार से चलता है। जो इसकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो अपने परिवार के लोगों में देखकर इसे बर्दाश्त नहीं होती। ये चाहता है कि सारा खर्चा अपना परिवार उठाए, उसने बताया था। इस तरह गाली खाकर, अपमान सहकर, जिसकी लड़की को कष्ट दे रहे हो वही मदद करें इसकी। दीदी, तुम तो सारी बात सुनकर पागल हो जाती। और तुमने सारी बातें छुपाकर शाबाशी का काम किया। त्याग कर रही थी अपने भाइयों के लिए। भाई अपनी रक्षा नहीं कर पाते क्या? 5 साल बाद जब वो घर से निकाल दी गई तो सारे किस्से सुना रही थी। दिल दहला देने वाले किस्से सुनकर मेरा खून खौल उठता था। इन सब बातों के लिए सिर्फ तुम दोषी हो। चली आती घर छोड़कर, क्या करता, मरता ही ना, देख लेते। जब उसके लिए ही रिश्ते की कोई कीमत नहीं है तो तुम कब तक भागती रहोगी? वो हर समय सबको मारने की धमकी देता था। तलवार या पिस्तौल लेकर सबको मारने के लिए निकलता था। वो भयभीत होकर उसके पिछले कारनामे सुनाती। जेल में जाकर आग लगा आया था। 5 अधिकारियों को चांटे मार चुका है। दिल्ली में इतनी तोड़फोड़ की थी कि सोसाइटी वालों ने इसकी शिकायत कर दी थी, इसीलिए वहाँ से भागा। जबलपुर के होटल में कांच की बोतल अपने साथी के पेट में मार दी थी। 50 केस चल रहे हैं। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो गिरा नहीं था, विरोधी गुट के लोगों ने डंडों से मारा था। इसीलिए तो जान बचाने के लिए 1.5 महीने एडमिट रहा। वो अपनी कंकाल काया को लेकर आई थी। गोद में 2 बच्चे, आंखों के नीचे झाइयाँ, सामने के घुंघराले बाल मुट्ठी भर रह गए थे। डरपोक कहीं की, ऐसे गंदे और क्रूर आदमी के हाथों तुम मार खाती रही। कितनों को मार डाला उसने, बताओ। मैं तब भी जोर जोर से चिल्लाई थी। कैसी कमज़ोर हो गई थी वो। मिलने के बाद मैं रास्ते भर रोती आई थी। मेरी आत्मा त्राही त्राही कर रही थी। कैसी निडर और निर्भीक लड़की, जो न कभी अंधेरों से डरती थी, न भूत प्रेतों से, न डाकुओं से, न गुंडे बदमाशों से। उसका लंबा कद, घुंघराले बाल, उसकी सम्मोहक मुस्कान और हंसी बातों का ऐसा जाल बुनती थी, ऐसे वाक्य बनाकर बोलती थी कि हम लोग घंटों हंसते रहते थे। सब कहते थे उसे राजनीति में जाना चाहिए। उसमें वे तमाम गुण थे जो एक बड़ी सभा समाज को सम्मोहित करके चकित कर देते थे। लेकिन जा पहुंची वो कहाँ, जहाँ राजनीति के नाम पर कुचक्र थे, गुंडागर्दी थी, फरेब था, लूटने को कष्टदायी रास्ता था। बच्चों का मोह उसे हर बात सहन करने के लिए बांधे रहा। वो क्या कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाती है? मैं हाथ मुंह धोकर चाय पीने बैठी ही थी कि पापा का फ़ोन आ गया। कितने बजे निकलोगी? 11 बजे।
हम भी चलेंगे। पापा सुबह से आकर बैठ गए हैं। क्यों, आपको जाने की क्या ज़रूरत है? मालूम है वो आपसे कितना चिढ़ता है, गालियाँ देता है, और आप हैं कि। मैं झुंझला कर बोली। हमने क्या बिगाड़ा है उसका? उसकी हरकतें बताई लोगों को, आपने शह दी उसको। वो लड़की पर अत्याचार करे और किसी को पता भी ना चले। अब तो लड़की को बाहर निकल ही आना चाहिए। पापा कुछ क्षणों तक चुप रहे, फिर गला साफ करते हुए बोले, उनकी मतलब बेटों की बातों में मत आना। देखो, 3-3 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? वे लोग मतलब बहुएं तो एक दिन भी नहीं रहने देंगी। उसकी पढ़ाई भी नहीं है कि तत्काल नौकरी कर सके। बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन पालेगा? आपको बच्चों की चिंता है, अपनी लड़की की नहीं। आपके परिवार की व्यवस्था में व्यवधान नहीं आना चाहिए, चाहे वो मर ही क्यों न जाए। आप पर बोझ न बने, इसलिए आप नहीं चाहते कि वो उस नरक से बाहर निकले। मैंने तीखे शब्दों में कहा। मैं पापा की आत्मा को झकझोर देना चाहती थी, ताकि उन्हें उस यातना का नस्तर चुभे जो वो वर्षों से झेल रही थी। अमानुषिक यातना को कोई नहीं समाप्त करना चाहता था, क्योंकि सबके स्वार्थ थे, सबके सुरक्षा के किले थे, खानदान की शान। 2 बेटियों की शादी में कोई बाधा ना पहुँचे, इसलिए उसका बलिदान जायज़ था। वे दुश्मनी बढ़ाकर अपने बेटों तथा नातियों को असुरक्षित नहीं करना चाहते थे। आज हमारी बात बुरी लग रही है, पर 2 परिवारों की दुश्मनी का भविष्य में क्या हश्र होगा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। ये बच्चे कल दुश्मन बनकर खड़े हो जाएंगे, रहेंगे यहाँ और बात करेंगे वहाँ की। वो अपने बच्चों से मिलने के बहाने पिस्तौल लेकर आया करेगा, रोक सकोगी? हमारा घर ही हमारा कैद खाना बन जाएगा। पापा ने आंखें तरेर कर कहा। वो सब कुछ कर लेगा और हम लोग तमाशा देखते रहेंगे। पुलिस कानून कुछ नहीं है क्या? उसने झूठा भय का वातावरण बना रखा हुआ है कि डरो उसकी सत्ता से। क्या सोचता होगा हमारी कायरता के बारे में? आप लोगों का ये रवैया देखकर ही तो वो शेर बन गया है। विवेक नहीं है तो दूसरों की बात मान लेनी चाहिए। हम उसका नुकसान नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ दबाकर भयभीत करके रखना चाहते हैं। वो पुलिस से ही मानता है। पिछले 5 दिनों से मैं पापा की इसी तरह की बातें सुनती आ रही थी। सिर्फ पापा ही नहीं, पापा के तथाकथित समाज के लोग, पारिवारिक मित्र, जातीय सखा मुझे आकर समझा रहे थे। बेटी, जिंदा बहन की ज़िंदगी का सवाल है। बहन जिंदा रहेगी तब ना। उसी का सोच, आज केस चलेगा, फिर उसका तलाक करवाओ, वरना वो जिंदा रहने देगा क्या? उसी का सोच कर गवाही दूंगी। आप लोगों ने उसकी चिंता कहाँ की? वो तो जब खुद की जान पर अटैक होने लगे तब गए थाने तक, वरना इससे पहले कभी गए? सोचा कभी? 2 साल की सज़ा मिल भी गई तो क्या होगा? पक्की दुश्मनी हो जाएगी। तेरे भी तो बेटे हैं, भाई है, उनका क्या? वो तो गुंडा है, तिकड़म करके बच जाएगा। अपने किए का फल मिलना चाहिए उसे। उसके बाद जो होगा उससे बच पाएंगे हम सब। आपको अपने बचने ना बचने की फिक्र है। वे सब तरह के कई प्रश्न मेरे सामने खड़े कर देते। मैं उनकी बातें सुनकर परेशान होकर फ़ोन रख देती, बात करना बंद कर देती। तो उधर से भाई आ जाते। देखो, तुम पिघल मत जाना, डरना भी नहीं। ये मौका हाथ से निकल गया तो वो सवा शेर हो जाएगा। सोचेगा कुछ भी कर लो, ये तो झुकेंगे ही। देखो तो लड़की की क्या हालत बना दी। रात रात भर फ़ोन पर गालियाँ देता था। कितनी बार तोड़ फोड़ की, कितनी बार छोड़ा। लड़की को भूखों मार लिया और खुद ऐश करता है। हम तो पहले ही कहते थे कि पुलिस की मार से अच्छों अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं, मगर सज़ा तो मिलनी ही चाहिए उसे। बहुत सहन कर लिया हम लोगों ने। तारीख तो नहीं बढ़ेगी। नहीं, अब नहीं बढ़ेगी। डरना नहीं, धमकाएगा, बच्चों को मारने की धमकी देगा, किसी को साथ में भेज देंगे, समझी? डर? भीतर तक झुरझुरी दौड़ गई। डर तो उस रात लगा था जिस रात शराब पीकर वो आया था। नीचे अंधेरा था। सीढ़ियों पर जलती लाइट की पट्टी गेट पर जाकर ठहर जाती थी। लगातार बजती घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, अजीत शर्मा। कहिए। मैं भय के कारण कांपने लगी थी, क्योंकि उससे पहले वो भाइयों के घर जा चुका था और सबको मारने की धमकी दे चुका था। दरवाज़ा खोलिए। क्यों? बात करनी है। मैं सन्नाटे में आ गई। वो यहाँ क्यों आया है? मुझसे इसे क्या लेना है? वो जानता है कि परिवार में मेरी बात सुनी जाती है। उसकी कार की गारंटी पापा ने दी थी, जिसका सारा पैसा अंत में पापा को चुकाना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अपना प्लॉट छुड़ाना था।
बाहर निकल, साले घर घुस्सू। भीतर कब तक छुपा रहेगा, भड़वा कहीं का, बीवी से नौकरी करवाता है। नीचे उतर कर लगातार गालियां दे रहा था। नीच कमीना, ससुराल वालों के तलवे चाटता है। आसपास के घरों में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी आने वाली मुसीबत का सामना करने का उपाय सोच रही थी। खिड़की का दरवाज़ा खोलकर देखा, वो पड़ोसी से बात कर रहा था। उनके सिर हिलाते ही उसने उनकी गंजी खोपड़ी पर जोर से तमाचा मार दिया। वे सकपकाए से गाड़ी में बैठे और वापस चले गए। माँ, अब क्या होगा? ये दरवाज़ा तोड़कर हम सबको मार डालेगा। उसके हाथ में पिस्तौल है। बच्चे भय के मारे थर थर काँप रहे थे, रो रहे थे। छोटे बेटे की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। शांत रहो, कुछ नहीं होगा। मैंने दरवाज़ों को ठीक से बंद किया और फ़ोन लगाया। अब वो दरवाज़ा पीट रहा था। वो आ गया है, दरवाज़ा पीट रहा है। मैं फ़ोन पर भैया को बता रही थी। पुलिस को भेजते हैं, दरवाज़ा मजबूत तो है, हम आते हैं। आप लोग इधर मत आना, मैंने पापा तथा भाइयों को आने से मना किया। जब तक पुलिस आती तब तक वो दरवाज़ा ठोकता, पीटता, गालियाँ बकता, खिसक लिया था। पति बाहर थे। हर पल मेरी सांस थमसी जाती, कहीं वे बाहर से ना आ जाएं। बच्चे की सिसकियाँ नहीं थम रही थीं। उसके जाते ही पड़ोसियों के फ़ोन आने शुरू हो गए। अब तक पति भी आ चुके थे। आज बता रहा हूँ तुम्हें, उसने मुझे भी एक रात चांटा मारा था। मैंने किसी को बताया नहीं था। चांटा तुम्हें? मैं जैसे आसमान से गिरी थी। उसने चांटा मारा और तुम चुप रहे? क्यों सहन किया? तुमने क्या बिगाड़ा था उसका? दुश्मनी तो हमारे परिवार से है। इसी समय पुलिस स्टेशन चलो। मैं भी जिद पर अड़ गई थी। इतना अत्याचार? पड़ोसी के घर बच्चों को छोड़कर हम लोग रात 2 बजे पुलिस स्टेशन जा पहुंचे थे। सड़क पर सन्नाटा था और हम लोग इस सन्नाटे से ज़्यादा अभी अभी घटित घटनाओं से क्षुब्ध थे। आपकी कोई रंजिश रही होगी, या तो लेन देन का मामला होगा, पारिवारिक कलह, प्रेम संबंध। फिर क्यों किया? अभी तक क्यों रिपोर्ट नहीं करवाई? पुलिस वाले सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। बहन की खातिर, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो सुधर जाएगा, आगे नहीं करेगा। पहले ही आ जाती हैं आप, यहाँ तो अच्छों अच्छों को सुधार देते हैं। एक सादे कागज़ पर उन्होंने शिकायत भर दर्ज कर ली। समझ गई ये एफआईआर नहीं है। उसके नाम का दबदबा जो है वो अपने रुतबे का पूरा इस्तेमाल करेगा। वही हुआ। थाने से फ़ोन आ गया। पुलिस वालों ने छानबीन की, पर एफआईआर के नाम पर मुझे निराशा ही हाथ लगी। सुबह चली जाना, गृह मंत्री से फ़ोन करवा देंगे या तुम्हें मिलवा देंगे। भाई के साथ बहुत प्रभावशाली नेता से मिलने गई मैं। दूसरा दिन यूं ही बीत गया। मिलना जुलना, ब्यौरे देना। शर्मिंदगी का भाव मेरे भीतर घाव की तरह रिस रहा था। अपनों का अपने के प्रति ऐसा रवैया, क्या सोचेंगे लोग कि अपने रिश्तेदार के खिलाफ जा खड़ी हुई मैं। जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे ही सही ठहराए। दूसरे दिन मैं डीआईजी के बंगले पर गई। बड़ा मैदान वाला मुख्यालय, सैकड़ों पुलिस वाले खड़े थे, कुछ ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार। मैं प्रतीक्षा कक्ष में बैठी थी। पर्ची भेजी जा चुकी थी। क्यों वो ऐसा करता है? क्यों वो अपने ही लोगों के बीच भय और आतंक फैला देना चाहता है? वो क्या सोचता है कि भयभीत करके अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा, अपनी बात मनवा लेगा? डीआईजी साहब आए, सारी बात सुनी इत्मीनान के साथ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, नेताओं से दबाव डलवा रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। जब पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों? देखिए, ऐसे केसों का अंत प्रायः केस वापसी से होता है। बाद में आप भी पारिवारिक दबाव में आकर केस वापस ले लेंगी। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप थाने जाइए। मैं फिर थाने में बैठी थी। इस बार टीआई तथा अन्य पुलिस वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि मेरे पहुंचने के पहले ही फ़ोन पहुंच गया था। एफआईआर की खबर उस तक पहुंच गई थी। मुझे बस एक ही बात की चिंता सताती रहती कि वो इस बात का बदला कहीं मेरी बहन से ना ले, पर इससे आगे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, पर मुंह उतर गया था। कितने और मौके देते? ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मुझे लगता मैंने अपनी बहन को आग के किनारे बैठा दिया है, पर दूसरी तरफ सुरक्षा का कवच भी उसके आसपास कस दिया था। कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी उसकी होगी। उसके बाद पुलिस की प्रक्रिया चलती रही। 2-1 पेपरों में भी आ गया
पेशी की तारीखें बढ़ती गई थीं और ये अंतिम तारीख थी फैसले की, जब मुझे जाना था मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने के लिए। हाँ, इस बीच इतना ज़रूर हुआ था कि उसने बहन पर हाथ उठाना और गालियाँ देना बंद कर दिया था। उसका पतन तो तभी शुरू हो गया था, पर अब सब कुछ दांव पर लगा था। उसका भविष्य मेरे हाथों में था। मैं नीचे उतर आई तो देखा पापा तथा उनके दोस्त बैठे हैं गाड़ी में। हम साथ चलते हैं। फिर वही वाक्य दोहराया उन्होंने। वहाँ क्या करोगे? तुम्हें क्यों ऐतराज़ है? तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि बड़ों की कोई बात सुनती ही नहीं, चाहे परिणाम कुछ भी निकले। मैं चुप रही। मैं अपने मन को मजबूत बना लेना चाहती थी, इतना मजबूत कि आने वाले तूफान में बर्बाद होने का दुख ना हो, पछतावा ना हो। मैं एक एक शब्द रट रही थी। मेरे सामने बीतों दिनों की तस्वीरें थीं। मेरे सामने मेरी प्यारी बहन का चेहरा था। उसके दर्दों की दास्तान थी। निरंकुशता और बर्बरता का अंत करने की घड़ी आ पहुंची थी, और इस घड़ी में मुझे डरना तो क्या, सिहरना तक न था। विचार तो नहीं बदला। दबाव में मत आना, सोच लो, हम सबको कुचल कर रख देगा वो। फिर रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी, समझी? उधर भैया समझा रहे थे, तभी नीतू का फ़ोन आ गया। तो क्या सोचा दीदी? वो कोर्ट चले गए हैं, साथ में अपना वकील तथा 2 अन्य वकीलों को भी ले गए हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसकी आवाज़ की कपकपाहट ने मुझे भीतर तक थरथरा दिया। दीदी, कोई भी नहीं है यहाँ, वो बोलती जा रही थी। तो क्या उसकी गलतियों को भूल जाएं, उसकी गुंडागर्दी को भूल जाएं, उसके अत्याचारों को भूल जाएं? क्या हैसियत रह जाएगी मेरी कि इतनी सिफारिशों के बाद केस किया था, और अब? दीदी, ठंडे दिमाग से सोच लो, वो सुधर भी सकता है। मैंने फ़ोन पटक दिया। इसमें लड़की का क्या दोष? वो तो सबके बीच पिस रही है। तुम्हारा अहंकार आड़े आ रहा है, सिद्धांत आड़े आ रहे हैं। पराजित हो जाओगी, है ना? चाहे वो मर जाए या जीवन बर्बाद हो जाए। पापा मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। तुम्हें किसी के प्रेशर में नहीं आना है, समझी? भैया ने जोर देकर कहा। खानदानी दुश्मनी बनाकर रखनी है क्या? बच्चों तक में ये बात जाएगी और वे दोनों एक दूसरे से बदला लेंगे। क्या चाहती हो? बच्चों तक में दुश्मनी हो? पापा लगातार बोल रहे थे। आप सबकी बातें सुन ली, मेरी अपनी कोई बात या पोजीशन है या नहीं? 3 छोर 3 दिशाएं, तीनों मुझे अपनी अपनी तरह से बांध रहे थे, खींच रहे थे। पापा तथा उनके दोस्त मेरे साथ ही चले। जब हम अदालत में पहुंचे तो 11 बज चुके थे। सैकड़ों लोगों की भीड़। काले कोट के वकील, जो अन्याय और न्याय के प्रतिनिधि बने घूम रहे थे। अपने अपने केस में जान डाल देने वाले ये वकील कहीं पान खा रहे थे, कहीं सिगरेट फूंक रहे थे। पूरा बरामदा पार कर उस बड़े कमरे में पहुंची जहां मेरी गवाही होनी थी। मैंने देखा वो पहले से मौजूद था। उसके साथ 4-5 वकील थे। एक सूट पहने था, और वो स्वयं वकील है तो साथ में खड़ा ही था। पापा बाहर थे, पर बराबर मेरे ऊपर निगाह रखे थे। मेरा चेहरा देख रहे थे, बराबर बोल रहे थे इशारों से। आप बाहर रहिए, उनको अंदर आने से रोका मैंने। बेटा, तुम्हारी बहन की ज़िंदगी का सवाल है, अंकल ने मेरा हाथ पकड़कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, जैसे मुझे अपनी बहन की परवाह ना हो, या मैं अपनी बहन की दुश्मन हूँ। लेकिन ये समय बहस का समय न था। बाहर मुझे भाई दिखा। मैंने इशारे से उसे जाने को कहा। निश्चिंत रहो, मुझे हमेशा उसकी जान की परवाह रहती थी। भय रहता था कि कहीं ये रात बिरात उस पर हमला न बोल दे। दीदी, दीदी, मेरे कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, जबकि कमरा ठसाठस भरा था। शोर हो रहा था, लोग हंस रहे थे, सलाह कर रहे थे। मेरा नाम पुकारा गया। ऊपर जज साहब बैठे थे, प्रौढ़ अवस्था। मैंने उनको विश किया। उन्होंने मुझे गौर से देखा। मैं स्वयं को सामान्य बनाए रखना चाहती थी। हाँ, तो केस की सुनवाई शुरू की जाए। मैंने देखा वकील के हाथ में मेरे द्वारा लिखवाई गई रिपोर्ट की कॉपी थी, और उसने कई वाक्यों के नीचे रेड लाइन खींची हुई थी। पूरा घेरा बना हुआ था। उनके साथ थोड़ा पीछे हटकर वो खड़ा हुआ था, चेहरा उतरा हुआ, हर बात पर कान धरे। उसने ठंडी निगाह से मेरी तरफ देखा। आपने लिखा है कि श्री अजीत शर्मा ने नशे की हालत में ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। आपके दरवाज़ा न खोलने पर उन्होंने धक्के मारे और आपको तथा आपके पति को गालियां दी। क्या ये सच है? चुप क्यों हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। ये अदालत है जहां आपको हर सवाल का जवाब देना होगा। नहीं जज साहब, ये सच नहीं है।
बाहर चूंकि अंधेरा था, चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। पता नहीं किसने आकर मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पूछने पर वो कुछ बड़बड़ाने लगा तो मुझे लगा कि ये श्री अजीत शर्मा जैसी आवाज़ है और वो चिल्ला रहे हैं। वकील, लेकिन आपने लिखा है कि वो 1 घंटे तक नीचे खड़े होकर मेरे परिवार वालों को गालियां देते रहे। मेरे बच्चे दहशत में आ गए। उन्होंने नीचे से जो व्यक्ति यानी पड़ोसी ऊपर आ रहे थे उनके सिर में चांटा मारा था। जब अंधेरा था तो आपने कैसे देखा? मैं एक दीर्घ चुप्पी के बाद बोली, जैसा कि मैंने कहा कि नीचे अंधेरा था, मैं चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन आवाज़ें बराबर आ रही थीं। उन आवाज़ों से मैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो फिर आप थाने क्यों गईं? आपने इनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखवाई? आपको मालूम है कि वे आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। आपने पुलिस को झूठा ठहराया है। क्या आप इनसे पुरानी रंजिश का बदला लेना चाह रही थीं? मैं चुप, सिर्फ चुप, चारों तरफ की निगाहों को झेलती हुई। वकील ने फिर पूछा, आपने लिखा है कि पिछले वर्ष इन्होंने आपके मायके में 4 बार तोड़ फोड़ की थी। गमले तोड़ दिए थे, कांच फोड़ दिए थे, फ़ोन पर परिवार वालों को धमकी देते हैं। क्या ये सच है? आपके भाई ने भी इनकी FIR दर्ज करवाई थी। मैं चुप। जज बोले, आपके ऊपर कोई दबाव डाला गया है, धमकी दी गई है, या आप अपने रिश्तेदार को, जो कि आपके बहनोई हैं, बचाने की कोशिश कर रही हैं? आप निडर होकर अपनी बात कह सकती हैं। ये बातें कोर्ट की अवमानना है, ये आपके खिलाफ जाती हैं। सोच समझ कर बोलिए। वकील ने फिर कहा, आपने लिखा है कि आपको, आपके परिवार को तथा आपके घर वालों को इनसे जान का खतरा है। आपके पिताजी ने भी एक बार शिकायत दर्ज की थी, जिसको वापस लेने के लिए अजीत शर्मा ने उनको धमकाया था। आपने लिखा है कि आपके पिताजी इनकी धमकियों से टूट चुके हैं। चूँकि बहन ससुराल में इनके साथ है, इसलिए उसकी हिफाजत की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। मैंने अपनी छाती पर हाथ फेरा और बगल की नसों को दबाया। रिपोर्ट में जो कुछ लिखवाया गया था वो झूठ है, मैंने स्वयं को नियंत्रित करते हुए कहा। जज साहब बोले, क्या आप लोग बाहर से तय करके आए थे? आप दोनों के बीच पहले से ही समझौता हो गया था? यदि केस वापस लेना था तो इतना समय क्यों बर्बाद किया? मैं फिर कह रही हूँ कि रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो झूठ है। मैंने मानसिक दबाव में आकर रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन अब मैं जो कुछ बोल रही हूँ वही सच है। जानती थी कि अब पुलिस भी मेरा साथ नहीं देगी। मैं चारों तरफ से घिर गई थी। मैं ये शब्द जज से कहना चाह रही थी कि आप तो समझ सकते हैं जज साहब कि मैं किन दबावों में हूँ। एक तरफ बहन का जीवन, दूसरी तरफ सत्य। मैं स्वयं को झूठा ठहराकर अपनी नज़रों में गिर रही हूँ। जज मेरे चेहरे को गौर से देख रहे थे। वो भी इंसान हैं, आखिर इंसान की मजबूरी समझ सकते हैं। काश वो समझ सकें। मुझे लग रहा था कि पूरा कमरा घूम रहा है। तेज़ नगाड़े जैसे मेरे कानों में बज रहे थे। मैंने रेलिंग पकड़ी और वहीं खड़ी रही। मेरे स्टेटमेंट को टाइपिस्ट टाइप कर रही थी। उसने पूरा स्टेटमेंट टाइप किया, मुझे पढ़वाया और फिर मेरे हस्ताक्षर करवाए। हस्ताक्षर करके मैं बाहर निकली तो पापा और अंकल खड़े थे। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारी आत्मा पर क्या गुजर रही होगी। तुम्हारी जैसी सच्ची लड़की को ये सब करना पड़ा। इसी को मजबूरी कहते हैं। अपनों के पीछे पाप पुण्य, सत्य असत्य, न्याय अन्याय सबका साथ देना पड़ता है। तुमने जीवन में सबसे बड़ा उपकार किया है कि अपनी बहन के जीवन को नरक होने से बचा लिया है। क्या उसने तुम्हें धन्यवाद तक नहीं दिया? दुष्ट है। मुझे कुछ याद नहीं। धूप थी, तेज़ हवाएं चल रही थीं, पत्ते झड़ रहे थे, कार रुक रुक कर चल रही थी। पापा चुप थे, एकदम खामोश। अपनी लिखी लाइनों को मैं नकार रही थी। अपने शब्दों को कोई और नहीं, मैं झूठा सिद्ध कर रही थी। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा ज़मीर, मेरा धर्म। मुझे लगा मैं चक्कर खाकर न गिर पड़ूं। मेरे पांव कांप रहे थे। सामने कोर्ट का दृश्य घूम रहा था। मैंने कानों पर हाथ रख लिए। पापा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर लाए। बैठते ही भाइयों का फ़ोन आ गया। आखिर तुमने वही किया, उसी का साथ दिया। तुम 1 करोड़ रुपए गिरा देती, किसी का मर्डर कर देती, तुमसे कोई और भूल हो जाती तो अक्षम्य थी। पर आज तुमने इतनी बड़ी गलती की, सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब वो उल्टा तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर करेगा। उसकी सार्वजनिक बेइज्जती की तुमने, पेपरों में कह दिया। कहेगा उसे मानसिक कष्ट पहुंचाया तुमने। अब हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, याद रखना। हम सबकी ज़िंदगी तुमने दांव पर लगा दी। भूल गई तुम
क्या हो गया था तुम्हें? तुम जैसी दब्बू औरत मैंने नहीं देखी। कितना एहसान लिया लोगों का। अभी भी वक्त है, लिख कर दे दो कि इसने तुम्हें धमकाया था। दीदी माफ़ कर दो, मुझे सब पता चल गया तुम्हारे ऊपर क्या बीती होगी। मैं जानती हूँ दीदी, लड़की का जीवन दो पाटों के बीच पिसता है। मेरे कारण तुम्हें खुद को झूठा सिद्ध करना पड़ा। उसकी आवाज़ में विषाद था, ग्लानि थी, क्रंदन था। अगर उसने तुम्हारे साथ, हम सबके साथ वही सब किया तो? यही एक डर है। केस का डर, सजा का डर, अब वो भी नहीं रहा। मैंने अपने आवाज़ को संयत करते हुए कहा। मैं जानती थी उसकी हालत। मेरे साथ इतने लोग थे, उसके साथ तो कोई भी न था। पापा ने मुझे पानी पिलाया और फ़ोन उठाकर रख दिया। मेरे भीतर शिलाएं टूट टूट कर गिर रही थीं। कई दिनों तक मैं घर के भीतर रही। अदालत का वो कमरा, वकील का खिल्ली उड़ाना, विजय के गर्व से भरा उसका चेहरा, और अपनी ही लिखी लाइनों को नकारती मैं एक झूठी औरत, एक कायर औरत, एक प्यार करने वाली औरत। मैंने स्वयं को कभी माफ़ नहीं किया। फिर कई महीने निकल गए। मैं हर बात के लिए तैयार थी। मैं तैयार थी कि हर तरह से निर्दोष होने के बावजूद हर तरह का अपमान, मानसिक यातना, आतंक तथा भय झेलने के बाद मैं ही उसके सामने झूठी मानी जाऊंगी। मैं ही पुलिस और कोर्ट के अपमान का कारण मानी जाऊंगी। मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाए और मैं भुगतूं, क्योंकि मैंने एक इज्जतदार आदमी के मान सम्मान को सार्वजनिक रूप से जलील किया था। मेरी वजह से समाज में उसकी फजीहत हुई। मेरी वजह से उसके कैरियर पर असर पड़ा, जबकि सच्चाई कोई नहीं मानेगा। लिखित शब्द अपनी ताकत से मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते थे। उसके किए को मैंने नकार दिया था और अपने किए को असली रूप दे दिया था। सच को कतरा कतरा खून से लिथड़ा देख रही थी मैं। काश मैं समझ पाती, लेकिन वो जज, वो वकील, वे सारे लोग, उन सब की याद आते ही मैं भीतर से ठंडी पड़ने लगती। इससे अच्छा बाहर ही समझौता कर लेती। महीनों तक हमारे बीच इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। खबर जरूर लगती रही थी, और रखती भी क्यों नहीं, क्योंकि अब डर दुगना था। मैंने अपने बच्चों की पहचान नहीं करवाई, न अपने बच्चों को दिखाया। एक दिन उसको देखा, कटे हुए बाल, सुराहीदार गर्दन पर काली माला। दुबली तो पहले से थी, पर अब स्वस्थ दिख रही थी। वो मुझसे मिलने आई थी। 3 साल बाद देखा था मैंने। उसने बताया। उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं कहा। डर ही काफ़ी था। मैं अपनी बहन को खुश देखकर रो पड़ी। कई बार कानून वो काम करता है जो हम सब मिलकर नहीं कर पाते, बल्कि कानून ही कर पाता है। उस दिन को मैं मृत्यु पर्यंत नहीं भूल पाऊंगी, पर उस झूठ ने मेरी बहन के जीवन में खुशियां ला दी थीं। उसके कारण मैं कानून की मुरीद हो गई। मेरी व्यक्तिगत पीड़ा, अपमान तथा मखौल, उस समय सुनाई गई बातें, ताने, नसीहतें, सभी कुछ बीते बरसों के पन्नों के नीचे दबे हुए हैं, और मैं कदापि नहीं चाहूँगी कि उन पन्नों को कोई खोल कर पढ़े। वे मेरे जीवन के काले पन्ने हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी धर्म अधर्म।